मैं झूठ नहीं बोल रही, चाहे तो कसम ले लें। दीजान, मैं बदकिरदार नहीं। मैंने किसी के साथ रात नहीं गुजारी। वो सिसकते हुए अपनी बेगुनाही को लाई थी, मगर उसकी जान से अजीज दीजान उसका हाथ झटक गई थी। झूठ मत बोलो। कितने पर्दे डालोगी अपने गुनाहों पर? हमें तो शर्म आ रही है कि तुम हमारे खानदान की लड़की हो। उनकी बात सुनते ही उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। लेकिन दीजान, मेरी बात चटाक। एक जोरदार पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके जबड़े को हिलाकर रख दिया था। यू नो व्हाट, तुम जैसी औरत बस बिस्तर ही गर्म कर सकती है या फिर किसी की रात रंगीन कर सकती है। तुम घर तो बिल्कुल नहीं बसा सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है। उसका होने वाला शौहर राहिल खान उसकी बहन रोमाना को मुंतखब करते बोला था। जहां सारे उसकी एक बहन को टुकराने पर गमजदा थे, वहीं दूसरी बहन को चुनने पर मुंह में उंगलियां दबाए उन्हें तकने लगे थे कि ऊंट किस करब बैठेगा। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। कैसे आप मुझे ठुकराकर मेरी ही बहन का हाथ थाम सकते हैं? वो सदमे में घड़ी उससे पूछ बैठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हालात इस नहेज को कैसे पहुंच चुके थे। यह खान हवेली का मंजर है, जहां दीजान अपने बेटों सामल खान, फहीम खान और हामिद खान, जो कि अपनी बीवियों मेहनाज साहिबा, सानिया साहिबा और नरीन साहिबा के साथ रहते थे। सामल खान को अल्लाह ने 5 साल बाद एक औलाद यमन से नवाजा था। अपने माँ बाप की जान होने के साथ साथ वो दीजान की फेवरेट बच्ची थी। वो क्या ख्वाहिश थी जो वह उसकी पूरी नहीं करते थे। उसके 2 साल बाद एक और बेटी पैदा हुई थी, जिसका नाम उन्होंने रोमाना रखा था। फहीम खान और सानिया साहिबा के 3 कड़ जवान बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा राहिल खान, दूसरे नंबर पर शहरोज खान और तीसरे नंबर पर हबीब खान था। उसके बाद आते हैं हामिद खान, जिनकी 2 बेटियां फरवा, शमा और एक बेटा जवाद था। यह सारे एक जॉइंट फैमिली की तरह उस बड़ी सी हवेली में रहते थे। उस हवेली को उनके बाप ने मरने से पहले उन तीनों के नाम किया था। साथ एक और बंदे को भी इस हवेली का 50% का वारिस बनाया था, जिसके वह सिर्फ नाम से वाकिफ थे। वह समझ ना सके थे कि चौथा शख्स कौन था। ना ही दीजान उन्हें इस बारे में कुछ बताती थी, जिसके बारे में कभी उनके अब्बा ने उनसे जिक्र नहीं किया था। मगर उसके नाम वो ये हवेली कैसे कर सकते थे? वो तीनों बहुत सोचते थे, मगर उनकी सोच में ऐसा कोई बंदा ना आया था। मगर वह यह नहीं जानते थे कि वो शख्स अनरीब इस हवेली में आएगा। यहाँ दीजान के बाद सामल साहब के हर फैसले को हरफे आखिर समझा जाता था। दीजान ने ही राहिल और यमन का रिश्ता तय किया था, जिस पर यमन भी खुश थी, क्योंकि उसे संजीदा मिजाज खुबरू सा राहिल खान बहुत पसंद था। वो दिल ही दिल में उसे पसंद करती थी। वो काफ़ी लाउबाली नेचर की लड़की थी। माँ बाप का ज़्यादा प्यार मिलने की वजह से वो उनकी लाडली होने के बाय ज़रा सी शरारती थी। उसकी निस्बत अगर रुमाना को देखा जाता तो वह ज़रा कम गो थी, मगर अपनी बहन को अपने माँ बाप का ज़्यादा प्यार मिलते देखकर जाने अनजाने में वो यमन से हसद का शिकार होती चली गई। वो कहती नहीं थी, मगर जो भी चीज़ वो यमन को लाकर देते तो वो उसे ना छीनने की जिद करती थी, जिस पर यमन ना चाहते हुए भी उसको अपनी मनपसंदीदा चीज़ दे देती थी, क्योंकि वह थी तो उसकी बहन ही। उसने 2 साल खूब प्यार समेटा था। पहली औलाद होने के बायस वह अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी, मगर उसके माँ बाप यह नहीं जानते थे कि यमन को ज़्यादा प्यार देना उनकी बेटी रुमाना के दिल में उनके लिए दूरियां बढ़ा देगा, कि वो अपनी बहन से दिल ही दिल में बग्स बांधने लगेगी। और ऐसा ही हुआ था। उसकी नज़र हमेशा यमन की चीज़ों पर रहती थी। वो जो भी चीज़ अपने लिए लेती तो वह यमन के सामने रो धोकर उससे वह चीज़ ले लिया करती, मगर दूसरों के सामने वह यही जाहिर करती थी कि यमन ने वह चीज़ खेलने के बाद उसको खुद ही दे दी है और उसने वह खामोशी से ले ली है। मगर यमन बड़े होने तक भी उसकी फितरत से अनजान ही रही थी कि बात अब उसके होने वाले शौहर पर आ चुकी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यमन राहिल खान को पसंद करती है, इसीलिए वो भी राहिल खान को चाहने लगी थी। यमन जिस चीज़ पर हाथ रखती, रोमाना को भी वही चीज़ पसंद आती थी, और अब की बार निशाना राहिल खान था। उसने बहुत बार यमन के दिल में राहिल खान के लिए नफरत डालनी चाहिए थी कि वह तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करता है, उसे शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम बाबा को इनकार कर दो। मगर वह सुनती कहाँ थी। वह तो मोहब्बत करती थी राहिल खान से, मगर दूसरी तरफ राहिल खान को देखा जाता तो उसे यमन एक आंख नहीं भाती थी। उसे यह शौक और चंचल लड़की हमेशा जहर से बढ़कर और कुछ न लगी थी। बेशक वो उसकी हर पसंद का ख्याल रखती थी,
उसके मुताबिक पहनती ओढ़ती थी, मगर वो उस पर एक भी नजर करम नहीं डाला करता था, चाहे वो उसकी पसंदीदा चाय क्यों ना बना लेती या उसकी पसंद का खाना। उसे यमन की बनाई हुई हर चीज से ही नफरत थी। खार खाने लगा था वह उसे, और जब से उसे मालूम हुआ था कि उनकी शादी करीब है, वह उसे निजात पाने के बहाने ढूंढ रहा था जो उसे रोमाना की सूरत में नजर आए थे। रोमाना भी तो उसकी बहन थी, लेकिन कितनी मोहब्बत थी। वो सलीकामंद थी, मगर वो यह नहीं जानता था कि वो महज दिखावा करती थी ताकि वो राहील खान की आंखों में एक फरिश्ता, सिर्फ लड़की बन सके। रोमाना के आगे आने की कोशिश में वो राहिल खान की आंखों में बस चुकी थी। राहिल खान का दिल था कि वह उसे इनकार करके किसी तरह रोमाना से शादी कर ले, मगर उसके हाथ फिलहाल यमन की कोई कमजोरी नहीं लग रही थी जिसके पास वो इनकार कर देता। मगर वो यह नहीं जानता था यह मौका बहुत जल्द उसे मयस्र आने वाला है। यार, आई भी हर उस दुशक्ल तक देखना चाहते हैं। मुझे फिर उसके साथ कैसे गुजारा करूंगा? मैं नहीं करना। मेरे घर वाले बस ढोल की तरह से मेरे गले में डालना चाहते हैं ताकि मैं इसे पूरी जिंदगी से बजाता रहूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस एक बार कोई कमजोरी हाथ आ जाए उस लड़की की, फिर देखना भरी शादी में उसके मुंह पर इनकार करूंगा। राहिल खान फोन पर अपने दोस्त से बहस में लगा था जो उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था कि वह पीछे नहीं हट सकता। यकीनन अगर वह इस तरह करता तो उसे उस हवेली से दरबदर कर दिया जाता। उसकी बात बाहर से गुजरते हुए रुमाना ने सुन ली थी, जिसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट छलकी थी। वह फौरन अपने जहन में शैतानी मंसूबा बनते हुए छत पर जाकर खड़ी हो गई थी, जहां रोज उस पर राहिल खान आया करता था। जैसे ही उसने कदमों की आहट की आवाज सुनी, वो नकली आंसू बहाने लगी थी और सिसकने लगी। थीम राहिल खान, जो खली हवा के लिए ऊपर आया था, रोमाना को वहां खड़े रोते देखकर हैरान रह गया था। मैं राहिल को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। इस सबसे पहले वो रोते हुए खुद से खुद कलामी करते हुए बोली थी, मगर उसकी आवाज इतनी जरूर थी कि पीछे खड़े राहिल खान तक पहुंच गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन आया कि किस्मत भी उसका साथ देना चाहती थी। वो तीर की तेजी से उस तक पहुंचा था। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। उसने झटके से रुमाना को अपनी तरफ पलटते हुए पूछा था, जब वह सजदा नजर आने का नाटक करने लगी थी। आप यहाँ? वो खौफ के जर असर बोली। मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा एतराफ मोहब्बत करना चाहता हूँ। वो बेचैनी से उसे झंझोर कर बोला था जब वो सिसक पड़ी थी। कैसे अपने मुंह से बताऊं आपको कि आपको दिल दे बैठी हूँ, मगर अपनी बहन को मैं अपने हाथों से बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी जिंदगी कैसे तबाह कर दूं? मैं आपको यह बताकर कि बचपन से चाहा है मैंने आपको। वो रोते हुए बोली थी। आंखें सुर्ख पड़ी थीं। अच्छी खासी चुटकियां काटने के बाद उसकी आंखों में आंसू आए थे, जिसे वो अच्छी तरह बहाकर राहिल खान के सामने उसको अपना गर्विदा करना चाहती थी। कम अकल लड़की, एक दफा मुझसे कहकर तो देखा होता। मैं दुनिया से टकरा जाता, मगर तुम्हें ही अपनी बीवी बनाता। तुमने एतराफ करने में इतनी देर क्यों लगा दी कि उस मनहूस यमन को मेरे साथ बांध दिया गया? मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। वो बेताब लहजे में बोला था जब वो नफ़ी में सर हिला गई थी। लेकिन अब आप कुछ भी बदल नहीं सकते। उसकी शादी आपसे होकर ही रहेगी, और मैं आपको किसी और का होते हुए कैसे देख पाऊंगी, क्योंकि आप दीजान के आगे आवाज़ नहीं उठा सकते। यह जानती हूँ मैं, कोई भी नहीं उठा सकता। वह जोरों शोर से रोते हुए बोली थी, जिस पर वह उसकी आंखों को साफ कर गया था। इससे आगे जाने की वह जुर्रत और हक दोनों ही नहीं रखता था। तुम फिक्र मत करो, बस एक दफ़ा मुझे पता चल जाए यमन की कमज़ोरी, फिर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो मुट्ठियाँ भेजते हुए बोला था। इस तरह की कैफियत में उसका बस नहीं चल रहा था कि यमन को उन सब की ज़िंदगी से गायब कर देता। तभी तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती। एक बात है जो यमन की कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। यमन खुद भी नहीं जानती कि मुझे इस बात का पता है। वो खौफ से डरने का नाटक करते हुए बोली, जिस पर वो फौरन चौकस हुआ था। बताओ मुझे क्या बात है? वो फौरन अफी में सर हिला गई थी। लेकिन मैं यह बात किसी को नहीं बता सकती। वो बार बार ना में सर हिलाते बोली जब वो उसे झंझोड़ गया था। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्या मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो फौरन बताओ मुझे, तभी मैं कोई हल निकाल पाऊंगा। उसकी बात पर वह खौफ से कपकपाते हुए लबों समेत बोली थी। यमन रोज रात को किसी से बात करती है, पता नहीं वो कौन है, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कोई है जिससे वो टाइम पास करती है। वो लबों को काटते हुए आंखें पटपटाते हुए बोली थी, जैसे उसने बहुत बड़ा राज अफरा कर दिया हो। क्या मतलब? क्या तुम्हें यकीन है इस बात का?
वो बेयकीनी से बोला था। यमन जितनी लाबाली और शौकी थी, मगर उसे इस कदम की उम्मीद तो राहिल खान को भी नहीं थी। वो बेयकीन ही तो रह गया था कि उसकी इतनी बारसा दिखने वाली कज़न अंदर से ऐसी है। वो सोच ना सका था। उसकी बात पर रुमाना ने इस बात में सर हिलाया था। मैं सच कह रही हूँ, और यकीनन वो मेहंदी वाले रोज उससे मिलने आने वाला है। यही सुना था मैंने, उसको यकीन दिलाते हुए बोली थी, जिस पर वह दूर होकर खड़ा हो गया था और तेजी से इधर उधर टहलने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है मुझे? मुझसे शादी करने वाली थी और मोहब्बत की पींगे किसी और से बढ़ा रही थी। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से अपने बाल दबोचते हुए बोला था, जिस पर वो उसका हाथ थाम गई थी। आप प्लीज टेंशन ना लें, आपको टेंशन में नहीं देख सकती मैं। वो उसके हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखते हुए उसको अपने नरम लहजे से अपनी तरफ माइल करने लगी थी, जिस पर वह उसे देखकर रह गया था। एक यह लड़की थी जो उसे जरा सी भी टेंशन में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और एक वो लड़की थी जिसने एक आशिक पाल रखा था। यह सोचकर ही उसका खून गुस्से से उबल रहा था। अब देखो यमन, मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। पहले मैं सबूत इकट्ठा करूंगा और फिर शादी के रोज तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो जहर के लहजे में बोला था, जिसमें रुमाना के चेहरे पर शैतानी हंसी झलकी थी, जो राहिल खान की आंखों से मखती रह गई थी। रुमाना ने साफ झूठ कहा था। ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसे यमन चाहती थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ राहिल खान के लिए पागल थी। मगर रुमाना ने अपने मंसूबे के तहत एक आदमी को पैसे देकर मेहंदी के रोज उसके कमरे में बुलवाया था। जब सारे नीचे मशरूफ होते तो यकीनन वो उसको उसके कमरे में भेजती। राहिल खान खुद तो उसके कमरे में जा नहीं सकता था, इसलिए उसने रोमाना की ड्यूटी लगाई थी कि वह कुछ तस्वीर खींच ले और उसे भेजे, ताकि वह शादी वाले दिन सबको दिखा सके। रोमाना के लिए तो यह और भी आसानी की बात थी कि वो खुद वहां कमरे में मौजूद ना होगा, बल्कि उस पर यकीन करने की गलती कर बैठा है। वो भी ना कहता था। उसकी वह गलत तस्वीर खींचने का इरादा रखती थी, क्योंकि एक इसी तरह से राहिल और यमन अलग हो सकते थे और फिर वह राहिल की हो जाती हमेशा हमेशा के लिए। यह सोचकर ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। आज मेहंदी थी। पूरी हवेली को पीले और सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। हर कोई खुशी से यहाँ वहाँ घूम रहा था। जब यमन को उसके साथ लाकर बिठाया गया था, उसके साथ बैठते राहिल खान के मुंह पर नागवारी छा गई थी। एक ऐसी करवाहट जो यम्मा ने भी उसके साथ बैठकर महसूस की थी। उसकी जरा सी कोनी राहिल खान के साथ टच हुई तो वो जैसे अंगारे चबाए ही बैठा था। थोड़ा दूर होकर बैठो मुझसे, अभी हमारी शादी नहीं हुई जो तुम इतना चबक चपक कर मेरे साथ बैठ रही हो। वो उसके कान में झुकते हुए बोला था, जबकि वह हैरत से उसकी तरफ देखने लगी थी। उसने जानबूझकर तो यह नहीं किया था, या वो उसके साथ जुड़कर तो नहीं बैठी थी जो उसे इस तरह गुस्से से बात कर रहा था। पल भर में उसकी आंखें नम हुई थी उसकी कठोर और सख्त लहजे पर कि वो अपने लब काट कर रह गई थी। उसकी खुशी पल भर में गारत हो चुकी थी। आंखें आंसुओं से झुलमिला सी गई थीं। क्या कुछ ना सोच रखा था कि आज वह इतना एंजॉय करेगी। उसकी शादी का पहला फंक्शन था और राहिल ने उसकी सारी खुशी को मिलियामिट करके रख दिया था। उसके चेहरे पर दुख भरा तास देखकर राहिल को अंदर कमीनी सी खुशी महसूस हुई थी। तुम जितना भी सिसको उतना कम है। तुम्हारे मुकद्दर में मैं रोना लिख दूंगा। उसके चेहरे को अपनी नजरों के हिसार में लेते हुए सुलगते लहजे में अपने दिल में सरगोशी किए बोला था। मेहंदी का फंक्शन जैसे खत्म हुआ था। रात जैसे ही वह अपने कमरे में आई तो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसने झटके से पलटकर देखा जब एक लड़के ने उसे अपनी आगोश में भरा था। जैसे ही वह चीख मारने लगी, वह अगले ही पल उसके लबों पर अपनी लंबी उंगलियां रखते उसका मुंह दबोच के रह गया था। आजा यार, बहुत मुश्किलों से बच के आया हूं, बस थोड़ा वक्त हसीन कर दे। वो उसको पूरी तरह अपनी आगोश में लेते हुए बोला था। उसकी उंगलियां उसकी कमर पर रखकर रही थी, जबकि वो जी जान से मरने को हुई थी। आखिर यह कौन गैर महरम उसके कमरे में घुस आया था और उसके साथ नाजेबा हरकत कर रहा था। वो चीखना चाहती थी, मगर वह उसकी चीखें घोट चुका था। खिड़की से बाहर खड़ी रुमाना चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए उसकी खटाखट तस्वीरें उतारती जा रही थी। इस अय्यार शख्स ने यमन को अपने गिर्द ऐसे लपेट रखा था जैसे वह खुद उससे लिपटी हुई हो, जबकि एक तस्वीर में वह उसकी गर्दन पर झुक रहा था और यमा ने अपनी गर्दन उसे छुड़वाने को पीछे की थी। मगर यह मंजर निहायत गलत अंदाज में उस तस्वीर में कैप्चर हुआ था। ऐसी कई तस्वीर वो उसकी खी थी, जबकि वो एकदम झटके से उसे बेड पर धक्का दे गया था और खुद
खिड़की से बाहर फरार हो चुका था। पीछे वो गुटगुट कर रोने लगी थी। टांगों में जरा भी जान बाकी ना रही थी। आंसुओं से चेहरा तनबतर हो चुका था। वह खौफ से अपने गिर्द हाथ लपेट गई थी। कुछ ही देर बाद वह अंदर दाखिल हुई थी और अपनी बहन को यूं रोते हुए देखकर हमदर्दी का नाटक करने लगी थी। यह क्या हो गया है तुम्हें यमन? तुम ऐसे क्यों लेटी हो यहाँ? वो परेशान बनती उसके करीब आई थी और उसे उठाकर देखा था, जिसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। गर्दन पर खराशों के निशान थे जब वो उसके सीने से लिपट गई थी और उसको एक एक बात कह सुनाई थी। मैं नहीं जानती रोमाना वो कौन था और उसने मेरे साथ यह हरकत क्यों की, और मैं किसको क्या बताऊंगी। वो खौफ के जरे असर उससे बोली थी जब रोमाना ने अय्यारी से मासूम बनते हुए उसे समझाया था, इस बात को किसी के भी सामने करने की जरूरत नहीं है। यमन, अगर तुमने गलती से भी इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो राही खान गुस्से में आ जाएगा और शादी से इनकार कर देगा। तुम्हें तो पता ही है वो आजकल कितने गुस्से में घूम रहे हैं। उसकी बात पर वह डर गई थी कि कहीं राहिल वाकई इस बात को अना का मसला बनाकर शादी से इनकार ना कर दे। वो पूरी रात सिसकती रही थी। आने वाली आजमाइश से अनजान के आगे जाकर उसकी बहन ने उसको होने वाले शौहर के साथ मिलकर उसे कितना बड़ा धोखा देने वाली है। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उसकी शादी हवेली में ही रखी गई थी। हवेली भरपूर तरीके से सजाई गई थी क्योंकि दोनों बच्चे हवेली के ही थे। बहुत से लोगों को बुलाया था, यहाँ तक कि उनके पास के गांव से भी काफी बड़े लोग आए थे। हवेली उस वक्त काफी भरी हुई थी। उन दोनों के लिए हवेली के वसी लाउंज में एक बड़ा सा फूलों का पर्दा लगाया गया था, जिसके एतराफ बैठकर निकाह होना था। वो सुरखारूसी लिबास में पोरपुर सजी आज सिर्फ राहिल खान की दुल्हन बनने को तैयार थी। अपनी आंखों से अपने रूप को देखकर उसने नजर उतारी थी, मगर वह नहीं जानती थी कि आज उसकी किस्मत कितनी बुरी तरह पलटने वाली है। उसे तैयार करवाकर नीचे लाया गया था। राहिल खान सफेद शेरवानी पहने पहले ही नीचे मौजूद था। पर्दे के उस पार, जब पर्दे के दूसरी तरफ उसको भी निकाह के लिए लाकर बिठाया गया था। मौलवी साहब ने जैसे उसे इजाजत चाही तो उसने 3 बार कबूल है कहते खुद को राहिल खान के नाम कर दिया था। जब यही अल्फाज राहिल खान के आगे दोहराए गए तो उसके लफ्जों ने सबको शौक के आलम में मुब्तला कर दिया था। राहिल खान व फहीम खान, क्या आपको यमन साबिल खान से निकाह कबूल है? नहीं, मुझे कबूल नहीं है। उसकी आवाज थी या मौत की पुकार। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा लड़के? यह कैसी बातें कर रहे हो? सावल साहब आगे आते हुए चले आए थे जब वह तनकर उनके सामने खड़ा हुआ था। हाँ, मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं करूंगा, ना ही कभी उससे शादी करूंगा। मुझे ऐसी औरत अपने निकाह में कबूल नहीं है। वो करक लहजे में बोला था जब वो दुबदू बोले थे। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? ऐसी लड़की से क्या मुराद है? क्या किया है मेरी बेटी ने जो तुम उस पर इस तरह बदनामी का धब्बा लगा रहे हो? उसकी आंखों में आंखें डालते हुए गराते हुए लहजे में बोले थे। जब वह तमस्कुराना हंसते हुए बोला था, आपकी बेटी ने आशिक पाल रखा है। क्या आपको नहीं बताया उसने? वो गर्दन तिरछी करते हुए उसकी इज्जत के परखच्चे उड़ाते हुए बोला था, जिस पर वो बेयकीनी से उसे देखने लगे थे। होश में हो तुम? यह क्या बकवास कर रहे हो तुम राहिल? उसके वालिद उसके करीब आते हुए उसे झंझोड़ कर बोले थे जब उनका हाथ झटक गया था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो यह देखें। उसने अपनी जेब से तस्वीर निकालते हुए कहा था और उनकी हथेली पर रखी थी। जब वह बेयकीनी से उन तस्वीर को देखने लगे थे, यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती। वो बेयकीनी के एहसास पहले बोले थे और पीछे कुर्सी पर ढह गए थे। जब वो चेहरे पर तंज लिए उनसे मुखातिब हुआ था, अगर आपको यकीन नहीं है तो पूछिए अपनी बेटी से। वो तंज के नश्तों का रुखन यमन की तरफ करते बोला था, जिस पर वह सिसकती उनके पांव में आकर गिरी थी। नहीं बाबा, यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। यमन, क्या यह लड़का कल तुम्हारे कमरे में आया था या नहीं आया था? वो उसे गुस्से में देखते हुए बोले, जिस पर वो नफी में सर हिला रही थी। मेरी बात तो सुने बाबा, मेरी बात का यकीन करे, हाँ या ना, यह लड़का तुम्हारे कमरे में आया था या नहीं? तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती? वो गुस्से से चिल्ला उठे थे, इसलिए उसे झंझोर कर बोले जब वो रोते हुए हाँ में सर हिला गई थी, हाँ बाबा। मगर अगले ही पल उसकी बात मुकम्मल होने से पहले रखकर उन्होंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था कि वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी थी, जिन्होंने पहली बार जिंदगी में उस पर हाथ उठाया था। डांटना तो दूर की बात थी, मगर आज उसे लगा वह बिल्कुल टूट कर चकनाचूर हो चुकी है।
बाबा, यह मेरे कमरे में आया था। यकीन करें, लेकिन वो गलत नीयत से आया था। मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, मेरा यकीन करें। वो उनके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली थी, जब वो उसका हाथ बुरी तरह झटक चुके थे। सारे मेहमान आंखें और मुंह फाड़े तमाशा देखने में मशरूफ थे कि यह क्या हो गया था। कितनी मदक किरदार लड़की है। पता नहीं यह किस कमाश की औरत है। ऐसी कई आवाजें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की मान नली जा रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, चाहे तो कसम ले लें। दीजान, मैं बद किरदार नहीं। मैंने किसी के साथ रात नहीं गुजारी। मुस्सकते हुए अपनी बेगुनाही के लिए कुरलाई थी, मगर उसकी जान सजीद दीजान उसका हाथ झटक गई थी। झूठ मत बोलो। कितने पर्दे डालोगी अपने गुनाहों पर? हमें तो शर्म आ रही है कि तुम हमारे खानदान की लड़की हो। उनकी बात सुनते उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन दीजान मेरी बात चटाक। एक जोरदार पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके जबड़े को हिलाकर रख दिया था। यू नो वैट, तुम जैसी औरत सिर्फ किसी की बिस्तर की जन्नत बन सकती है या फिर किसी की रात रंगीन कर सकती है। तुम घर तो बिल्कुल नहीं बसा सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है। उसका होने वाला शौहर राहिल खान ने उसकी बहन रुमाना को मुतखब करते हुए बोला था। जहां सारे उसकी एक बहन को ठुकराने पर गमजदा थे, वहीं दूसरी बहन को चुनने पर मुंह में उंगलियां दबाए उन्हें तकने लगे थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। कैसे आप मुझे ठुकरा कर मेरी ही बहन का हाथ थाम सकते हैं? वो सदमे में गिरी उससे पूछ बैठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हालात इस नहेश को कैसे पहुंच चुके थे। हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हारी बहन ने ही तुम्हें इसके साथंगे हाथों पकड़ा है और यह तस्वीर भी उसी ने बनाई है, तो इसमें कोई झूठ की गुंजाइश नहीं बचती। अब तुम अपने मुंह से तो झूठ बोलने का तसव्वुर भी मत करना, क्योंकि सबके सामने तुम्हारा असल चेहरा आ चुका है। समझी तुम? वो उसे झटकते हुए बोला था कि वो जमीन पर गिरी बेयकीनी से रुमाना की तरफ देखने लगी थी। रोमाना, कह दो कि यह झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। सिर्फ तुम जानती थी कि वो लड़का एक अनजान है जो मेरे कमरे में जबरदस्ती आया है। यह सब कुछ रात को मैंने तुम्हें बताया था। फिर तुम उनको बताती क्यों नहीं हो? मुड़कर उसके करीब आती उसे झंझोड़ते हुए चीखी थी। अपनी बेगुनाही का सिर्फ यही सबूत तो था उसके पास, जब रुमाना उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा गई थी। यह तुम क्या कह रही हो यमन? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं जानती। ना ही रात को मैं तुमसे मिलने आई थी और उस शख्स को वाकई मैंने तुम्हारे कमरे में देखा था। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वो साफ अपनी बात से मुकररते हुए बोली, जिस पर वो आंखों में बेयकीनी की इंतहा लिए उसे देखने लगी थी। उसे यकीन आया कि यह वही बहन है जिसकी एक बार चीज मांगने पर वो उसे थमा दिया करती थी। आज उसने बुरी तरह उसको पूरे माशरे में रुस्वा करके रख दिया था। आखिर क्यों मुझसे इतनी नफरत करती थी, वह समझ ना सकी थी। उसके हाथ बेयकीनी से उस पर से नीचे गिरे थे। कौन करेगा अब उस लड़की से शादी? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। ताया जान, आपकी वजह से मुझे इस माशरे में इतनी जिल्लत का सामना करना पड़े। अब आपको ही उसका बस बदला अदा करना पड़ेगा। मैं रोमाना से शादी करना चाहता हूँ। आज ही वो उनकी तरफ देखते हुए बोला था, जिस पर उनका सर झुक गया था और वह कुछ ना कह पाए थे। यह रजामंदी थी जो वह दे चुके थे। वह वहीं खड़ी बेयकीनी से अपनी दुनिया उजड़ती हुई देख रही थी, जहां राहिल खान और रुमाना का निकाह हो चुका था। राहिल खान के चेहरे पर जो खुशी थी वो उसने कभी भी जिंदगी में अपने साथ मंसूब होने पर ना देखी थी, जो आज उसके चेहरे पर देखी थी। वही हाल रुमाना का भी था, मगर उसकी चुकनाचूर हुई जात का क्या, उसके किरदार का क्या, जिस पर उन्होंने स्याट डब्बा लगा दिया था। सिर्फ अपनी नफरत की खातिर वो टूट कर रह गई थी। उसका दिल क्या उसी वक्त अपनी जान दे दे? वो वहां बेजान सी खड़ी थी जब राहीन खान नफरत से उठते हुए उसके पास आया था। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अब तक यहाँ मौजूद होना चाहिए। आखिर कौन करेगा तुमसे शादी? तुम्हें तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए किसी को। वो नफरत से एक एक लफ्ज उसकी सूरत की तरफ देखते हुए बोला था, जब वो जख्मी निगाहों से उसे देखने लगी थी। मैं कर सकता हूँ शादी इनसे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। जब हीर को चीरती हुई आवाज ने सबको अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था, जहां एक नौजवान सूट बूट में बैठा था जो सबको अपनी खूबसूरती और अपनी आवाज की वजह से अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया था, जबकि यमन के वालिद ने भी बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था। वो उनकी बेटी को इतनी बेइज्जती के बावजूद भी अपनाने के लिए तैयार था। वो भीड़ को चीरते हुए आगे आया था और उसके बाप के आगे आते बोला था, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो जेब में हाथ उड़ेते हुए यमन पर एक निगाह डालकर बोला था, जो बेयकीनी से उसको ही देख रही थी। आखिर राहिल खान, जो उसका अपना कजिन था, होने वाला शौहर था,
उसने उस पर यकीन नहीं किया था, तो फिर सामने खड़े शख्स को उस पर यकीन कैसे था? वो आखिर उसे कैसे शादी कर सकता था, जिसे पूरा जमाना ठुकरा चुका था? क्या तुम सच कह रहे हो? वह खड़े होते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले थे, जिस पर वह सर खम करके रह गया था, और फिर ना चाहते हुए भी भरी महफिल में उसका निकाह सरदार खान से करवाया गया था। तुम नहीं जानते तुम किस गंध को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो, यह जानते बूझते भी कि यह बदकिरदार है। तुमने इससे शादी कैसे कर ली? राहिल खान आगे आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला था। उसकी खूबसूरती से न सिर्फ उसे जलन हुई थी, बल्कि उसे इस बात पर भी तैश आ रहा था कि जिस लड़की को वह ठुकरा चुका है, उस लड़की को एक खुबरू और शानदार शख्स कैसे अपना सकता है। मगर अगले ही पल मुंह पर पड़ने वाले भारी मुक्के ने उसके मुंह से उसे खून का जायका महसूस करवा दिया था। यह क्या कर रहे हो तुम? वो बेयकीनी से चीखा था जब वो एक तंज भरी निगाह उस पर डालकर रह गया था। तुम क्यों कर लगा कि तुम मेरी बीवी के बारे में अपने मुंह से बकवास करते रहोगे और मैं तुम्हारी चुपचाप खड़े सुन लूंगा। पहले तो उस लड़की पर मेरा कोई हक नहीं था, मगर अब यह मेरी जौजियत में है और मैं ऐसे लोगों का मुंह अच्छी तरह तोड़ना जानता हूँ जो अपनी जुबान के आगे कुत्ते बांध लेते हैं। वो उस पर तमस्कर भरी निगाह डालते हुए बोला था, जिस पर राहिल खान तहश में आते हुए उसके ऊपर लपका था। मगर अगले ही पल वह उसे अच्छी तरह धनक कर रख चुका था और आहिल खान अपनी बिगड़ी हुई शेरवानी में नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि यमन हैरान नजरों से उस अनजान शख्स को, जो हाल ही में उसका शौहर बना था, हैरत भरी निगाहों से देख रही थी, जो उसकी साइड ले रहा था, जो उसके घर वालों ने ना किया था, वो सब वो शख्स कर रहा था जो अभी उसका शौहर बना था। आखिर इतना अच्छा क्यों था वो शख्स? आंसुओं को गलगोला उसके गले में अटकने लगा था जब वह उसके करीब आते हुए उसकी कलाई थाम गया था और उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए थे। तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम पर यकीन है। अगर यह पूरा जमाना भी तुम पर यकीन नहीं करेगा, तो मुझे उनकी सोच की जरा भी परवाह नहीं। उन पर मैं लानत भेजता हूँ। ऐसी सोच वालों पर तुम फिक्र मत करो। ऐसे लोगों से निमटना मैं बखूबी जानता हूँ। वो उसका सर थपकते हुए बोला था, मगर मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। वो आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर उसकी नीली समंदरी आंखों में डालती हुई बोली थी, जहां यकीन पहले ही दिख रहा था। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे अपने हमसफर पर। यह कहते हुए वह सारे उसके शको शबात उसके लबों में ही दम तोड़ चुके थे। चलो, बहुत हो गया ड्रामा। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो मेहमानों की तरफ मुड़ते हुए तालियां बजाते हुए उन्हें निकलने का इशारा करते हुए बोला था, जिस पर अगले ही पल सारे तौबा तौबा करते हुए वहां से निकलने लगे थे, जबकि उन सबके जाने के बाद सिर्फ घर वाले ही बचे थे। जब रोमाना चीखते हुए बोली थी, बाबा, आप इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस हवेली में जिसने मेरे शौहर पर हाथ उठाया, अभी निकालें इसको यहाँ से। वो राहिल के मुंह से खून साफ करते हुए बोली है, जिस पर वो तन ही निगाहों से उस लड़की को देखने लगा था जिसने अपनी बहन को बेइज्जत करके रख दिया था। हाँ भाई साहब, इस लड़के को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुम अपनी बीवी को पकड़ो और चलते बनो। यहाँ से फ़हीम साहब गुस्से से फंकारते हुए बोले, जब वह सोफे पर टांग रखकर बैठकर उन सबको गहरी निगाहों से देखने लगा था। उसको यूं साइबराही सोफे पर बैठे देखकर सब मुंह खोले उसे तकने लगे थे। भला वो क्या चाहता था जो यहाँ से जा नहीं रहा था? यह यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा। निकलो तुम यहाँ से। रोमाना आगे आती हुई यमन का हाथ नफरत से थामते हुए उसे झटका देकर घर से बाहर निकालने लगी थी। जब वह रोमाना से छूटने की कोशिश कर रही थी, प्लीज बाबा रोके इसे, मगर वह अपने कान बंद कर चुके थे। मगर अगले ही लम्हे सरदार ने अपने बंदों को इशारा किया था जो दरवाजे पर ही खड़े थे। उनमें से दो लेडीज आगे बढ़ी थी और झटके से रुमाना को यमन से अलग करते हुए उसे नीचे पटका था कि रुमाना की कलाइयां छिल गई थीं और चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ गई थीं। वो चीखने और चिल्लाने लगी थी, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस घर की बेटी पर हाथ उठाने की? वह गजबनाक लहजे में बोली थी जब वह उसके रंग ढंग देखकर रह गया था। लड़के, अब तुम हद से तजावत कर रहे हो। अपनी बीवी को लो और यहाँ से चले जाओ। अब यह तुम्हारी बीवी है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। सावंत साहब उसके आगे आके खड़े होते हुए गुस्से से बोले थे, जब वो तमस्कुराना निगाहों से उनको देखने लगा था। और आप यहाँ से मुझे निकालने वाले होते कौन हैं? सावल साहब, वो उनको जालिम निगाहों से देखते हुए एक एक लफ्ज में तंज भरे बोला था,
जिस पर वह दांत बींचकर रह गए थे। यह कैसी गुस्ताखी है? तुम हमारे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर तुमने इस लड़की को अपना ही लिया है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमारे से बदतमीज लहजे में बात करो। फहीम साहब और अहमद साहब आगे आते हुए उसको करक्ट लहजे में बोले थे। जब वह शान से उठता चलकर उनके आगे आया था और उन लोगों पर एक हकारत भरी निगाह डाली थी। क्या आपने अपने बाप की वसीयत नहीं पढ़ी? क्या उसमें सिर्फ आप तीनों के ही नाम थे हवेली के हिस्से में? अगर आप भूल गए हैं तो मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि एक चौथे शख्स का भी जिक्र है आपके बाप की वसीयत में, और वो शख्स मैं हूं जिस हवेली का 50% का मालिक है। अगर यकीन नहीं तो दीजान से पूछिए। वह गर्दन अकराते हुए बोला था, जिस पर वह दंग नजरों से उसको देखने लगे। तुम हो? वो सरदार खान सामल साहब शशदा निगाहों से देखते हुए बोले थे, जिस पर वो सर कम करके रह गया था। माँ बदौलत आपके सौतेले भाई का बेटा होता है। वो उन्हें आग लगा गया था अपनी बात से, जिस पर वह बेयकीन हुए थे, और आज से मैं अपनी इस हवेली में अपनी बीवी के साथ रहूंगा और मैं देखता हूं कि मुझे यहाँ से कौन निकालता है। वो उन सब पर एक तिरछी निगाह डालते हुए यमन का हाथ इस्तेहाक से थाम कर उसे अपने कमरे में ले गया था, उन सबकी नज़रों के सामने, और वह बेबसी के एहसास तले कुछ कह भी ना कर पाए थे और दीजान को ताश से देखने लगे थे, जो नज़रें चुरा गई थीं। उनके पास कहने के लिए कुछ ना था। कौन हो तुम और हम सबको कैसे जानते हो? यमन ने कमरे में आते हुए उसे देखा था और खौफ भरे लहजे में पूछ बैठी थी। जब वो बेड पर बैठते अपनी डाई की नोट ढीली करते उसे गहरी नज़रों से देखने लगा था। वैसे तो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा शजरा नस जानना चाहती हो तो बता दूं कि मैं तुम्हारे सौतेले ताया का बेटा हूँ। तुम्हारे और मेरे दादा ने छुपकर निकाह किया था पहले, मगर अपने बेटे को वो नाम नहीं दे पाए थे, तभी उसको माशरे के सामने नहीं अपनाया। उन्हीं की औलाद हूं मैं, जिनको मरते वक्त जमीर के हाथों मजबूर होकर दादा आदि हवेली उनके नाम कर गए, क्योंकि उन्होंने माशरे के सामने कभी उनको अपना नाम नहीं दिया था। अब जब मेरे बाप वफात पा चुके हैं तो उनके बदले यह हवेली मेरे नाम हो चुकी है, जिसमें तुम्हारे बाप और चाचा भी हिस्सेदार हैं। इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इस घर से मरते दम तक कोई नहीं निकाल सकता, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ। वो उसके सामने खड़ा होता हुआ गहरे लहजे में उसके बालों की लटों को संवारते हुए बोला था। तो वो किस्म के रह गई थी। है तो हमारी वेडिंग नाइट, मगर इतना भी बुरा दूल्हा नहीं हूं मैं, इसलिए तुम चाहो तो अपने कपड़े बदल सकती हो। मैं तुम पर पहली रात कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। वो आरामदेह लहजे में कहते हुए उससे बोला था, जिस पर उसकी तशक्कुर से आंखें नम हुई थी। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, मैं आपको बता नहीं सकती। आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। वो सिसकती उसके आगे आते हुए बोली थी, जिस पर वो नफी में सर हिलाकर रह गया था। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ तुम्हें अपनी बीवी बनाया है। अगर तुम उसे एहसान ही समझती हो तो फिर उसका बदला इस तरह उतारने के बदले में तुम मुझे मोहब्बत और वफा देना। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसा दौलत सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ वफा और मोहब्बत नहीं है। वही चाहिए मुझे, बस तुमसे। वो उसके नाक से नाक टकराते हुए बोला था तो वह सुर्ख चेहरा उसे देखते हुए छपाक से वॉशरूम में बंद हो गई थी, जिस पर वो कहका लगाकर रह गया था। इंटरेस्टिंग, वो लबों पर उंगली फेरते हुए बोला। जब वह अपने आरामदेह कपड़ों में बाहर निकली तब तक सरदार खान अपने मुलाजिमों से अपना ड्रेस मंगवाकर तब्दील कर चुका था और बेड पर लेटा था। कमरे में नीम अंधेरा महसूस करके वो थूक नगल कर रह गई और वहीं खड़ी थी, इस कश्मकश में कि बेड पर जाए या ना जाए, जब सरदार खान की गहरी आवाज कमरे में गूंजी थी। बेगम, वहां सारी रात बुद्ध बनकर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास आ जाओ। उसकी बात सुनना थी कि वह मरे मरे कदमों से बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गई, जिस पर अगले ही पल वो खींचकर उसे अपने सीने से लगा चुका था। उसकी हल्की सी चीख बरामद हुई थी, जिस पर वो अंधेरे में ही उसको अपनी गहरी नीली समंदर की आंखों से देखने लगा था। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? वो उसको गहरे लहजे में देखते हुए बोला था, जब वो नफी में सर हिलाते हुए मनमनाते लहजे में बोली थी, नहीं, अगर आपसे डर लगता तो आज इस वक्त आपके साथ कमरे में मौजूद ना होती। आप ही तो वह शख्स हैं जिसने सबके सामने मेरा साथ दिया है। वो हल्की सी आवाज में सरगोशी करते बोल रही थी, जो बम मुश्किल ही सरदार खान सुन पाया था। फिर वो सारी रात उसे राजो न्याज में मशगूल रहा था। अपने बचपन से लेकर अब तक के सारे किस्से वो उसे सुना चुका था, जो उनमें थोड़ी बहुत बेतल्फी पैदा करने का सबब बने थे। जब वह सो गई तो सरदार खान ने उसके सोए वजूद को
बेड पर मुंतकिल किया और उसकी आंखों और माथे पर लब रख गया था। वह काफी देर से उस हवेली पर नजर रखे हुए था। यह कहना मुनासिब रहेगा कि वो इस घर के हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ था तो गलत ना होगा। उसने अपने मुलाजिमों को अंदर तैनात कर रखा था। काफी अरसे से हर एक के कमरे में सिक्योरिटी कैमरास भी लगवा दिए थे। उसने, जो कि एक चिप की मान होते और दीवार से चिपक जाते थे और आवाज भी बखूबी रिकॉर्ड करते थे। ऐसे में रात भी वह उनकी हवेली पर नजर रखे हुए था जब उसने उनकी छोटी बेटी को एक लड़के को बुलवाते देखा था और उस लड़के का रुखन बड़ी बेटी के कमरे की तरफ था। वह समझ ना सका था कि छोटी बहन क्या साजिश कर रही है, मगर आज जब उसने यहाँ आते अपनी आंखों से देखा था तो वह अच्छी तरह जान चुका था और इस बात का गवाह था कि वो लड़की बिल्कुल बेकसूर थी और बाकिरदार थी। पहले तो उसका उससे निकाह करने का बिल्कुल भी इरादा ना था, मगर जैसे उसकी निगाह उस लड़की पर पड़ी, वो पहली नज़र की मोहब्बत में मुब्तला हुआ था। उसे आज वह अच्छी तरह जान गया था कि पहली मोहब्बत में मुब्तला होना किसे कहते हैं। वह मासूम सी लड़की थी और पहले भी वह कैमरे से उसकी हरकत देख चुका था जो शौक और चंचल सी थी। वो ऐसी लड़की से कभी रूबरू तो नहीं मिला था, ना ही ऐसी लड़कियों से उसकी जहनी मुताबकत थी, मगर आज उसके रूबरू आकर उसे अंदाजा हुआ था कि अगर उसने उस लड़की को तन्हा छोड़ दिया तो उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा, जैसे उसका ना बचा था। अगर अब भी उसके बालगद वफात ना पा जाते तो वह कभी यहाँ का रुख ना करता, मगर तन्हाई उसे मार देने के दर पर थी। तभी उसने इस हवेली का रुख किया था और यहाँ आकर पहले ही दिन वह अपनी हमसफर को मुंतखब कर चुका था। यकीनन आने वाले हालात में वो उसको और मजबूत बनाएगा और उसके साथ कदम से कदम मिलाएगा। अगली सुबह उसने यमन को तैयार होने का कहा था, जिस पर वह सहमी आंखों से उसे देखने लगी थी। मगर मैं तैयार कैसे हो सकती हूँ? उसकी बात पर नब्बे से उसे देखने लगा था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरे लिए तो तुम्हें तैयार होना ही चाहिए, वो उसे याद दिलाते हुए बोला, जिस पर वो ना जाते हुए भी तैयार होने के लिए अलमारी खोल गई थी। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रंग का लिबास रेबतन करे। जब वो एक सुर्ख रंग का फराग उसे थमा गया था, यह पहनोगी आज तुम। उसने फटी आंखों से सुर्ख फराग को देखा और एक नज़र उसे जब उसे वॉशरूम में धकेल चुका था। कुछ ही देर बाद जब वह तैयार होकर आई तो वह उसके ड्रेसिंग के सामने आता एक रेड कलर की लिपस्टिक उसके हाथों में थमा गया था। लगाओ इसे, बचकचाते हुए उसके हाथों से लिपस्टिक थाम कर लगा गई थी। गीले बालों में उसका सफ़ेद चेहरा दमक रहा था, जबकि सुरगाल उसके इतने करीब होने से तमतमा उठे थे। अगले ही पल वो उसके गाल पर लब रखकर उसे बेहोश होने के दर पर पहुंचा चुका था। अब ऐसे भी ना देखो जालिम, क्या मार डालोगी मुझे? वो दिल पर हाथ रखते हुए बोला था। वो जो कान के पीछे बाल रेस रही थी शर्म से दोहरी हुई थी। जब वो एक कंधे पर उसके हाथ रखता उसे अपने साथ नीचे लेकर चलने लगा था। जब वो वहीं रुक गई थी। मैं कैसे जा सकती हूँ नीचे? मैं नहीं जाऊंगी। वो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो डरे हुए बोली, जब वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसके हाथ पर लब रखते हुए उसे हौसला देते बोला था, जिस पर ना चाहते हुए भी वो सर हाँ में हिला गई थी। तुम्हें सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी यमन, वरना यह तुम्हें दबा लेंगे और यह साबित कर देंगे कि तुमने वाकई ही वो तमाम काम किए हैं जिसका उन्होंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है। तुम मेरी बीवी हो सरदार खान की। तुम्हें मजबूत बनना होगा और अपने लफ्ज़ों से सब पर जाहिर करना होगा कि तुम कोई दब्बू सी डरपोक लड़की नहीं हो, समझे तुम? वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला था, जिस पर उसकी बातें सुनकर उसमें कुछ हौसला आया था। उसने कुछ गलत थोड़ी किया था जो वो सबसे मुंह छुपाती फिरती। वो भी गर्दन अकड़ाकर उसके साथ नीचे आई थी। जब उन दोनों को देखकर सभी नफरत भरी निगाहों से यमन को देखने लगे थे। यह यहाँ क्या कह रही है? सुबह सुबह उसका चेहरा देख के लिया। मेरा खाना जहर हो चुका है। राहिल खान गुस्से से धाड़ते हुए मेज पर प्लेट पटकते हुए बोला था, जब सरदार खान ने मेज की दूसरी सरबराही कुर्सी पर बैठते हुए उसे अपने साथ बैठने का इशारा किया था। जो उसकी बात मानते उसके साथ बैठ गई थी, जबकि सारी औरतें जो अपने शौहरों के पीछे खड़ी थीं और उसकी तमाम कजिन्स जिनको आदमियों के खाने से पहले की इजाज़त नहीं थी, यमन को सरदार खान के साथ बैठे हैरत से आंखें फाड़े टकरट कर देख रही थी। अगर तुम्हारी भूख मर चुकी है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाना चाहिए तुम्हें, बजाय इसके कि तुम दूसरों का खाना भी जहर मार करो।
वो अगले ही पल उसे अपनी बातें आग लगाते हुए यमन की प्लेट में खाना डालने लगा था। लड़के हमारे यहाँ औरतों के साथ बैठकर खाना खाने का रिवाज नहीं है। सावल साहब उसको देखते हुए गुस्से से बोले थे, जब वो आईब्रोचका आकर रह गया था। क्या वाकई आपकी हवेली में होते होंगे ऐसे असूल? मगर अब मैं आ गया हूँ इस हवेली में उन तमाम असूलों को बदलने के लिए। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। आपसे ज़्यादा तो मुझे तो बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं। अलबत्ता आप ज़रूर अपने मामलों में मुझसे मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी पुराने हो चुके हैं। उनकी आंखों में आंखें डालते वो उनकी बेइज्जती करते बोला था। जब यमन ने टेबल तले से उसका हाथ थामा था, जिस पर वह खामोश हुआ था और प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगा था। तुम क्यों परेशान हो रही हो जानब? इनके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम खाना खाओ, वो प्यार से उसे पचकारते हुए बोला था जब वो एक एक लुकमा लेने लगी थी। सरदार खान के हाथ से, जिसे रुमाना नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि यमन के चेहरे से उसकी खुशी नोच लेती। वह तो उसकी खुशियां नो चुकी थी, फिर आखिर कैसे वह खुश रह सकती थी? ऐसा तो मुमकिन ना था। खाना खाने के बाद वह उसे शॉपिंग पर लेकर जाने लगा था। चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं, अभी अभी शादी हुई है हमारी। घर में ऐसी शक्लें देखेंगे तो तुम पर भी बुरा असर पड़ेगा। मुंसा पर तंज करते हुए उसे शॉपिंग पर ले जाते बोला था, जिस पर पीछे वो जल बुनकर रह गए थे। आखिर ऐसा कब तक चलेगा बाबा? हम उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही मोहब्बत है आपकी हमारे साथ। आपको यमन अब भी इतनी अजीज है कि आप उसे घर से बाहर तक नहीं निकाल सकते। रोमाना गुस्से से अपने बाप के आगे आते हुए बोली, जब वो हाथ का इशारा करते उसे वहीं रोक गए थे। तुम बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी मत करो तो यही बेहतर है, उसे कहकर वो अंदर जा चुके थे। जिस बार वो पांव पटक कर रह गई थी, राहिल खान के साथ उसकी पहली रात वैसे गारित हो चुकी थी, क्योंकि राहिल पूरी रात घर से बाहर आ रहा था। उनकी वेडिंग डाइट तो खराब हो ही गई थी। उसने क्या कुछ ना सोचा था कि पहली रात क्या क्या करेगी, और उसकी तमाम खुशियां मिलग्यामिट हो चुकी थी। अब जैसे ही उसने यमन को सरदार खान के साथ हंसते खेलते घर में दाखिल होते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई थी। इसलिए वो उसकी खुशियां जलाकर आग करने के लिए भी उसके आगे आ रही थी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? एक तो तुम सारे माशरे में बदनाम हो चुकी हो और अब बाहर घूमती फिरती हो। तुम्हें तो घर में ही सड़ना चाहिए। वो नफरत अपनी जुबान पर लाने से बाज ना आई थी, जब जरतार खान के इशारा करते ही यम्मा ने तमाम तोहफे और ड्रेसेस उसको थमाए थे, जो वो अभी शॉपिंग करके लाए थे, और रखकर उम्माना के मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिस पर सारी चाचियां, कजिन्स और उसकी माँ शशदा रह गई थी। खबरदार, जो मेरे आगे बकवास की 2 साल बड़ी हूं मैं तुमसे। तमीज से बात करो मुझसे। और क्या कहा तुमने मुझे? बदनाम होने का तंज कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि उस लड़के को मैं जानती तक नहीं थी? उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि वह ज़बरदस्ती मेरे कमरे में आया, और तुमने ही मुझे कहा था कि किसी को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना राहिल मुझसे शादी नहीं करेगा। तुम्हारी बातों पर अमल करके ही मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे दिल में शुरू से ही मेरे खिलाफ नफरत थी। मेरी चीज़ें मांगते मांगते कब तुम मेरा शौहर मांगने लगी, मुझे अंदाज़ा भी ना हुआ। वो तो अच्छा हुआ सरदार वक्त पर आ गए और मेरा इनसे निकाह हो गया, वरना मैं एक ऐसे तंगझन शख्स के साथ बन जाती जिसके साथ मैं सारी जिंदगी गुजारने का भी तसव्वुर नहीं कर सकती। ऐसी जेल में रहने से तो लाख दर्जे बेहतर है कि मुझे सरदार मिले जो मेरी इज्जत करते हैं। कम से कम तुमसे तो ज्यादा खुश हूं मैं। तुम जैसे लोग एक दूसरे को ही डिर्व करते हैं। वो उसे 2-4 और थप्पड़ मारती हुई बोली, जिस पर वो मुट्ठियां भेजते उसके ऊपर वार करने को लपकी थी। जब सरदार खान बीच में आया था, औरतों पर मैं हाथ तो उठाता नहीं हूँ, मगर अगर कोई मेरी बीवी को हाथ लगाए तो उसके हाथ भी सलामत नहीं छोड़ता। वो ऐसे कुरदरे लहजे में बोला कि वो अंदर तक कांप गई थी और पीछे हटी थी। बिलक बिलक कर रोते उसने सबको इकट्ठा कर लिया था, जब वह दोनों आराम से अपने कमरे में जा चुके थे। अब ऐसा रोज होने लगा था। वो जब भी कोई बहाना बनाकर यमन को बदनाम करने लगती तो सरदार खान उनके मुंह पर जवाब मार दिया करता था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़मीनों की भी देखभाल करने लगा था। उस गांव में सरदार खान मकबूल होने लगा था, जिस पर वो लोग तंग आ चुके थे। बस बाबा, बहुत हो गया, अब हम क्या करें? आप ही बताएं हमें।
वो सरदार खान तो उस गांव का सरदार बन बैठा है। शहरोज और राहिल अपने ताया और चाचाओं के सामने गुस्से से बोले थे। इब्राहिम ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई थी, क्योंकि उनको तो अब उस गांव में कोई इज्जत देता ही नहीं था। क्योंकि कोई भी मसला होता, लोग सरदार के पास जाते थे, जो उनका मसले का बखूबी हल निकाल लिया करता था। लोग अब इकट्ठे होने लगे हैं और मुतालबा करने लगे हैं कि उस गांव का सरदार को बनाया जाए, जो हमारे होते हुए मुमकिन नहीं। राय गुस्से से बोला था। जो सावन साहब इस बात में सर हिला गए थे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, कल वो सब लोग जड़गा बुलाने वाले। वो पुरसोच लहजे में बोले, और वहां फैसला होगा कि सरदार खान को सरदारी दे दी जाए। फिर हम क्या करेंगे बाबा? इब्राहिम भी हामिद खान से बोला था, जिस पर वो बेबसी से अपने भाई को देखने लगे थे, क्योंकि अब उनके हाथ कोई चारा ना था। यह बात अब जरगे में पहुंच चुकी थी। अगले रोज जरगा बुलाया गया था और सबकी मौजूदगी में सरदार खान को उस गांव का सरदार मुंतखब किया गया था। सरदार के कांटेक्ट ना सिर्फ बिजनेस में थे, बल्कि उसको जमीनों पर काम का भी काफी तजुर्बा था। वह अपने बाप की ही तरह जहानत से भरपूर शख्स था, जिसका किया कोई भी फैसला और कोई भी डील कभी गलत ना हुई थी। आज भी जब उसके सर पर पगड़ी सजाई जा रही थी सरदारी की, तो सबसे ज्यादा खुशी यमन हुई थी और वह खुशी से तालियां बजाने लगी थी। गांव में सारे लोग खड़े हुए उसके सरदार बनने पर खुशियां मना रहे थे। वहां पर हवेली के सारी औरतें और मर्द मौजूद थे। जब राहिल खान आगे आते हुए उसे शर्मिंदा करने को बोला था, उसे आखिर कहाँ बर्दाश्त था कि वह खुश रहे, उसकी सरदारी की गंदी छीन ले और वो उसे ऐसे ही जाने दे। ऐसा तो मुमकिन ना था। जिसे आप सरदार कह रहे हैं ना, उसकी बीवी आप लोग जानते हैं किस कमाश की औरत है। वो सर पर तंजिया निगाह डालते हुए बोला था। उस शख्स की बीवी न सिर्फ बदकिरदार बल्कि काफी मर्दों से ताल्लुक है इसके। राहिल खान ने आगे आते हुए ताली बजाते हुए कहा था, जिस पर सरदार खान की आंखें लहू छिलकाने को हुई थीं। उसका सब्र लबरेज हो चुका था। बहुत बातें कर ली थी उन्होंने उसकी बीवी के खिलाफ। अगले ही पल उसने बंदूक थामी थी और एक गोली मारते हुए उसके कंधे को चीर कर रख दिया था। जब उधर से कराते हुए नीचे गिरा था। तुम मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। आखिर किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? सरदार खान, हकीकत यही है। वो तमस्कराना हंसी बोला था जब वो आंखों में कहर लिए उसके सामने आया था। मैंने सोचा था कि इस बात को ऐसे ही दफन रहने दूंगा। तुम लोगों को वाततों की जरूरत नहीं है, मगर अब तुमने मेरी बीवी को भरी महफिल में बेइज्जत करने का सोच ही लिया है, तो तुम्हें अच्छी तरह बता दूं कि जो इल्जामात तुम मेरी बीवी पर लगा रहे हो, असल में तुम्हारी बीवी की खासियत है। उसकी बात पर उसके तन बदन में आग लगी थी। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बीवी का भला यहाँ क्या ताल्लुक? राहिल खान गुस्से से चलाया था जब रमाना आगे आते हुए चिल्लाते हुए बोली थी, खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया। मैं अपनी बहन की तरह बदचलन नहीं हूँ। अगले लम्हे सरदार खान के कसकर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके हंट को फाड़कर रख दिया था। कहा था, मेरी बीवी के किरदार के बारे में बात मत करना, वरना अपना अंजाम बहुत बुरा पाओगी। मगर तुमने ये जुर्रत दोबारा की, अब उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। वो उसे आंखों में कह दिए देखते बोला। वो अपने बंदों को इशारा किया जिन्होंने वहां एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगवाया था। अब आलम यह था कि जड़े में तमाम गांव वाले मौजूद थे और स्क्रीन पर बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ था। ना सिर्फ जहां छत पर लगे कैमरे से वो मंजर आया होना शुरू हुआ था, जहां राहिल खान और ओमाना हाथों में हाथ दिए खड़े थे और घटिया मंसूबे बना रहे थे, वहीं वहां वीडियो भी चल पड़ी थी, जहां रोमाना एक गैर शख्स से मिल रही थी और उसे पैसे दे रही थी और उसे अपनी बहन के कमरे में भेजा था। ऐसे तमाम कॉल रिकॉर्ड्स जो रोमाना के फ़ोन से किए गए थे, वो वहाँ रिकॉर्डिंग प्ले करवा चुके थे, जिसमें राहिल खान और उसकी कॉल की सारी रिकॉर्डिंग्स और उसके एक अनजान शख्स की गई बातें सब रिकॉर्ड थी और वो वहाँ चलती सबको शशदर कर गई थी। रोमाना के बाप ने एकदम दिल पर हाथ रखा और पीछे को गिर गए थे। इतना बड़ा धोखा। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए सरसराते लहजे में कहा था, जब वह भागकर उनके पास आई थी और पांव में गिरी थी, बाबा, यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब अगले ही पल कसकर थप्पड़ पड़ने से वो पीछे को गिरी थी। तफ है तुम पर, तुम्हें औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने अपनी बहन को बदनाम करना चाहा, उसे हमारी नजरों में गिराना चाहा। तुम तो हमारी औलाद कहलाने के लायक ही नहीं हो। देखा जाओ यहाँ से। वह उससे रुख मोड़ चुके थे। बाबा प्लीज ऐसे ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी? वह रोते सिसकते हुए बोली थी और आहिल की तरफ भागी थी, जो अपने कदम पीछे ले चुका था।
तुम इतनी अय्यार और चालाक होगी, मुझे अंदाजा नहीं था रोमाना। तुमने अपनी बहन पर इतना गलती इल्जाम कैसे लगाया? अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफरत थी तो ठीक था। नफरत तो मैं भी उससे करता था, मगर उसे बदनाम करने की क्या जरूरत थी? तुमने उस पर तोहमत लगाई। राहिल खान उसे देखते हुए बोला था, जिस पर वह चीख पड़ी थी। हाँ, किया मैंने यह सब। यह पागल लड़की तो तुम जैसे शख्स से मोहब्बत करती थी। तुम्हारी मोहब्बत के दम भरती थी ये। मैंने उसके कान भरे हमेशा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मगर इस पागल लड़की को समझ ही नहीं आता था। शुरू से तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं अपनी कोशिश छोड़ी नहीं थी। उस दिन तुम्हारी बातें सुनी थी मैंने, राहिल खान, जो तुम अपने दोस्त से कह रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें उस लड़की से रिश्ता नहीं करना। कोई कमजोरी ढूंढ रहे हो उसकी, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें पाने के लिए मैंने उस लड़के को बुलाया, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं यमन से। मेरे माँ बाप का प्यार शुरू से लौटा है। इसने हमेशा उनकी आंखों का तारा बन के रही है। मगर मैं कहाँ थी? मुझे तो यह नजरअंदाज कर गए थे। तो फिर मैं उसे इंतकाम क्यों ना लेती? वो चीख ही तो पड़ी थी अपनी मजलूमियत के रोने रोते, जब सभी उसे नफरत और हकारत से देखने लगे थे। तुम पागल हो चुकी हो रोमाना। तुमने इतना सब कुछ करके भी कुछ नहीं पाया। तुम खाली हाथ रह गए। यमन आगे आते हुए उस पर तरहम भरी निगाहें डालते बोली थी, जिस पर वो उसका हाथ झटक गई थी। नहीं मांगनी मुझे किसी से माफी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो चिल्लाकर बोली थी, जब अगले ही पल सरदार खान ने उसे इशारा किया था। अपने बंदों को, जो उसे जमीन पर बिठा गए थे और उस पर तोहमत लगाने की सजा में कोड़े बरसाने लगे थे। जब 10 कोड़े पड़ने के बाद वो माफिया मांगने पर उतर आई थी। प्लीज छोड़ो मुझे, दर्द हो रही है मुझे, माफ कर दो यमन, तुम तो रोको ना उसे। मगर वो उसकी बात पर मुंह मोड़ गई थी। रोमाना ने उसे जमाने में रुस्वा करके रख दिया था, फिर वो क्यों उससे माफी मांग रही थी? अभी कुछ देर पहले तक तो उसकी अना का घमंड ही नहीं टूट रहा था, और अब इस हाल को पहुंच गई थी वो। यमन एक आखिरी नजर उसको देखा और अपने शौहर को इशारा किया था, जिस पर उसने कोड़े रुकवा दिए थे। मुझे माफ कर देना यमन, मैं ऐसा नहीं करना चाहते थे। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि रुमाना मेरे दिमाग में जहर घोल रही थी। राहिल खान फौरन उसके आगे आते हुए उससे माफी मांगते बोला था। जब उसे पता चला था कि यह लड़की उसे चाहती है, तो क्यों ना उसे वापस हासिल किया जाए। राहिल जख्मी कंधा लिए उसको मनाने के लिए बोला, जब वह अगले ही पल उसे थप्पड़ रसीद करके रह गई थी। अब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे आगे आके माफी मांग सको। तुम जैसे मर्द को मैं मर्द समझती नहीं, इसलिए आइंदा कभी मेरे आगे आने की गलती मत करना। ना मैं इतनी रहम दिल हूं कि तुम जैसे शख्स को माफ कर दूंगी। मेरे लिए मेरा शौहर काफी है, जिसने मुझ पर एतबार किया, जब कोई मेरे पर एतबार नहीं करता था, और ना ही मुझे आप लोगों की माफी से कोई सरोकार है। उसने अपने माँ बाप पर आखिरी निगाह डालते हुए कहा था और सरदार खान के पास चली गई थी, जिसने उसके ऊपर फक्र से अपनी भूरी चादर डाली थी, और चारों तरफ मुबारक हो का शोर गूंज उठा था। सरदार की सरदारनी भी बिल्कुल वैसी ही थी, इंसाफ करने वाली। इतना सब कुछ हो गया, उस बीच में हमारा हनीमून तो रह ही गया। वो उसके कान में सरगोशी करते बोला, जिस पर वह सुर्ख चेहरे से उसे घूर कर रह गई थी। आप भी ना, वो उसे कोहनी रसीद करके रह गई थी, और दोनों खिलखिलाकर हंस लिए थे। अब खुशियां उनका मुकद्दर बनने वाली थी।